सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि जो भी कैंडिडेट बेसिकली बीएड वगैरह किए होते हैं मेनली उन लोगों को सीटेट का पेपर 2 देना होता है। तो सीटेट के पेपर 2 में एक बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट सेक्शन हमें देखने के लिए मिलता है सोशल स्टडीज, सोशल साइंस के, जिससे 60 क्वेश्चन आते हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन, बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर होता है सीटेट के पेपर में, क्योंकि इससे आपको हिस्ट्री से क्वेश्चन, जियोग्राफी से क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन, सिविक्स से, इनफैक्ट सोशल साइंस के टीचिंग पेडागोजी से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। एंड पेपर में ये आपके स्कोर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहां पर बेसिकली मैं सीटेट का 2026 का पेपर सॉल्व करा रहा हूं, जो मान के चलते हैं कि 2026 में ये पेपर जो है फरवरी मार्च के अराउंड हुआ रहा होगा। तो इसी तरह जो तमाम सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उनका सभी सोशल साइंस के सेक्शन को मैं सॉल्व कराने वाला हूं। सभी वीडियो लेक्चर्स को सीक्वेंस में देखने के लिए एकदम कि 2026 का पहले ये है, 25 का ये है, 24 का ये है, 23 का ये है, 22 का ये है, 21 का ये, इन सबको डिटेल में सीक्वेंस में देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में भी आप चले जाएंगे तो सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर करके एक प्लेलिस्ट होगा, उस प्लेलिस्ट को आप ओपन कर लीजिएगा। सभी वीडियोस आपको एकदम ढंग से सीक्वेंस में देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड कोई भी ऐसा है जो सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर खुद से ढूंढ रहा है या फिर पीडीएफ वगैरह वो देख रहा है, तो आप देखोगे मैं दिखा दे रहा हूं कि ये कौन सा पेपर है जो बेसिकली मैं आपके आगे सॉल्व करा रहा हूं। देखोगे इसमें सीडीपी का पहला क्वेश्चन ये है, जैसा जो सीटेट का पेपर बेसिकली होता है, ठीक है। तो इसमें जो तमाम अलग अलग सेक्शंस है, यहां पर बेसिकली हम लोग सोशल साइंस के सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं। पेपर मैं आप लोगों को इसलिए दिखा दे रहा हूं सो दैट आपको एग्जैक्टली पता हो कि कौन सा पेपर मैं सॉल्व करा रहा हूं, क्योंकि पेपर को मैंने थोड़ा सा जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, जिससे कि आप लोगों के लिए पढ़ना और समझना आसान हो जाएगा। तो ये देखोगे इसमें जो सोशल साइंस का सेक्शन है, क्वेश्चन नंबर 1, द कल्चरल यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ द प्रेजेंट टाइम कुड बी अप्लाइड टू विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल फैक्ट्स रिलेटेड टू हम्पी। ये वाला जो पेपर है, कोई भी जैसे मान लो इस पेपर का पीडीएफ भी चाहता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अगर आपके पास पीडीएफ है तो अच्छी बात है। बेसिकली इस पेपर को मैंने कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है सो दैट आपके लिए पढ़ना और समझना आसान हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, द कल्चरल यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ द प्रेजेंट टाइम कुड बी अप्लाइड टू विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल फैक्ट्स रिलेटेड टू हम्पी। सबसे पहला कीवर्ड है हम्पी। हम्पी विजयनगर अंपायर के बारे में आपने सुना हो तो हम्पी उनका कैपिटल था। प्रेजेंट डे में ये हम्पी जो है कर्नाटक में लोकेटेड है। इनफैक्ट इसको यूनेस्को ने हेरिटेज साइट भी जो है बोल रखा है, बता रखा है। तो यहां पर लिखा है हम्पी टेम्पल्स वर द हब ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज। हम्पी के मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे। सही बात है। दूसरा कह रहा है देवदासी टेम्पल डांसर्स परफॉर्म्ड बिफोर द डीटी रॉयल्टी बट नॉट बिफोर द मासेस। क्या कहा जा रहा है, देवदासियां देव प्रतिमा राजा के सच में समक्ष नृत्य करती थी किंतु प्रजाजनों के सामने नहीं करती थी। देखो सबसे पहले तो देवदासी क्या होता है। देखिए यार, अगर आप धार्मिक हिसाब से सुनोगे तो देवदासी तो कुछ बहुत ज्यादा सम्मानित वो तरीके से बताया गया है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या था, समाज में जो भी लड़कियां ऐसी हैं जिनके लेट से कोई गार्जियन नहीं है या कोई विडो है या कोई फिर आगे पीछे देखने वाला नहीं, या फिर कोई अपने बेटी को मंदिर के सेवा में पंडित जी के कहने पर या फिर जरूरत से ज्यादा शास्त्रों में बिलीव करके अपनी बेटी को दान दे दिए मंदिर को, तो इन लड़कियों का ये काम होता था कि मंदिर में रहना और भगवान के आगे नृत्य करना। तो भगवान के आगे मतलब क्या, भगवान के आगे मतलब ये नहीं कि भगवान आ रहे हैं उनके सामने नृत्य कर रहे हैं। तो उस समय होता क्या था कि जो प्रीस्टली क्लास है, रूलिंग क्लास है, बेसिकली उन लड़कियों को उनके सामने डांस करने के लिए या फिर यहां तक कहा जाता है कि उनका फर्दर शोषण होता था। किस तरह के शोषण के बारे में बात कर रहा हूं मैं, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो धर्म के नाम पर उन लड़कियों का अच्छा खासा एक्सप्लॉइटेशन, शोषण देखने के लिए मिलता है। तो उन्हीं लड़कियों को हम लोग देवदासी कह रहे हैं, टेम्पल डांसर्स कह रहे हैं, जिनको ये कह के ये सब करवाया जाता था कि ये भगवान की बेटियां हैं, भगवान के सेवा में लगी हुई हैं। एंड भगवान के सेवा के नाम पर बाकी के बहुत सारे जो सो कॉल्ड प्रभावशाली लोग थे, प्रीस्टली क्लास, रूलिंग क्लास में, वो लोग बैठ के मेवा खा रहे थे। ठीक है, तो इस तरह का देवदासी के रिगार्डिंग हमको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहां लिखा है कि दे परफॉर्म बिफोर द डीटी एंड रॉयल्टी, लेकिन मार्क्सेस के सामने परफॉर्म नहीं कर रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन को वापस से पढ़ते हैं। कह रहा है कि कल्चरल यूनिटी एंड डाइवर्सिटी शो करता है प्रेजेंट टाइम के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से आज के समय की सांस्कृतिक एकता और विविधता को बारे में बोला जा रहा है। सांस्कृतिक एकता और विविधता के बारे में बोला जा रहा है। तो अभी आपने टेम्पल डांसर्स देवदासी के बारे में मैंने आपको समझाया। देखो यार, क्या था नहीं था वो तो एक अलग मसला है, लेकिन एक बात जो स्पष्ट लिखा हुआ है कि टेम्पल डांसर्स परफॉर्म बिफोर द डीटी रॉयल्टी बट नॉट बिफोर द मासेस। ठीक है, जो देवदासियां थी देव प्रतिमा और राजा के समक्ष तो नृत्य करती थी, लेकिन प्रजाजनों के सामने नहीं करती थी।
तो अगर इनके सामने करते थे, इनके सामने नहीं करते थे, कारण जो भी हो, तो कहां से ये यूनिटी शो कर रहा है? यूनिटी एंड डाइवर्सिटी कैसे शो कर रहा है? फिर सांस्कृतिक एकता एंड विविधता तो नहीं ही शो कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 तो सीधा सीधा गलत है। ऑप्शन नंबर 3, द महानवमी फेस्टिवल नोन एज द नवरात्रि इन द साउथ वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड एट हम्पी। नवरात्रि का जो भी फेस्टिवल है हम्पी टेंपल में सेलिब्रेट होता था, हम मान के चल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए एंड सी इज द राइट आंसर। ए एंड सी राइट आंसर है। ध्यान दीजिए, कोई भी ऐसा जो डिटेल में एक्सप्लेनेशन वगैरह पढ़ना चाहता है तो वीडियो के सभी क्वेश्चंस में मतलब आप वीडियो को चाहो तो पॉज करके देख सकते हो, सभी क्वेश्चंस का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी मैंने अटैच कर दिया है। एंड आपको जैसा कि मैंने बताया कि हम्पी यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है, तो ये बात भी मैंने मेंशन कर दिया है। तो जो भी क्वेश्चन है उसके इन एंड अराउंड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट होगा, कोई बहुत पढ़ना चाहता है तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। बाकी सिंस 60 क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं तो कुछ क्वेश्चन वन लाइनर होंगे, तो मैं बीच बीच में डायरेक्टली कुछ जगह पर डायरेक्टली आपको आंसर बताऊंगा ऑब्जेक्टिव वे में और आगे बढ़ूंगा। अगर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पढ़ना होगा तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देयर वाज अ ह्यूज डिमांड फॉर इंडिगो इन यूरोपियन मार्केट इन द 17th एंड 18th सेंचुरी। सबसे पहले तो इंडिगो के बारे में बात हो रहा है, नील के बारे में बात हो रहा है। उस समय में यूरोप में क्या था ना, नील का बहुत ज्यादा डिमांड था। नील का डिमांड क्यों था? क्योंकि ये जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो कपड़े का उद्योग था यूरोप में, उसमें नील का बहुत ज्यादा जरूरत था, कलर वगैरह, कलर कॉम्बिनेशन वगैरह बैठाने के लिए। तो आज के हिसाब से मत सोचना कि अरे सर नील का यूज कर रहे थे कपड़े में कलर देने के लिए। अरे आज तरह तरह का सिंथेटिक कलर अवेलेबल है, उस समय क्लोथ का ब्रांड या फिर क्लोथ्स का कह लीजिए कि जो भी कपड़े वगैरह हैं उसमें कलर वगैरह लिमिटेड था, तो इंडिगो का बहुत डिमांड होता था। अच्छा, ब्रिटिशर्स इंडिया में भी किसानों को बहुत ज्यादा प्रेशराइज करते थे कि आप नील की खेती करिए। क्यों करते थे? देखो यार, उनको यूरोपियन मार्केट में उनके उद्योग के लिए जरूरत था, वो पहला चीज। दूसरा चीज, इंडियन फार्मर्स करना क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि जो भूमि की उपजाऊ कैपेसिटी है, क्षमता है, वो कहीं ना कहीं खराब होती थी। दूसरा चीज, इंडिया में किसान ज्यादा खेती इसलिए करते थे अपने खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए, तो इससे किसानों को ना इंडिगो प्लांटेशन से बहुत दिक्कत होता था। तो इंडिगो के रिगार्डिंग ये आपको मिनिमम पता होना चाहिए। फिर रीजन क्या दे रहा है? By the 17th century, European cloth producers persuaded their governments to relax the ban on the indigo import. 17वीं शताब्दी तक यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील आयात पर पाबंदी में ढील दिलाई। सही बात है, जो भी नील का इंपोर्ट वगैरह था, जो भी उद्योगपति वगैरह थे, सरकार पर उन्होंने दबाव दिया कि भाई जो नील का इंपोर्ट है उस पर टैक्स वैक्स कम किया जाए। सही बात है, ठीक है, उन लोगों ने दबाव दिया। बाय द एंड ऑफ 17th सेंचुरी ब्रिटेन बिगेन टू इंडस्ट्रियलाइज। नहीं यार, ये 18th सेंचुरी होगा। अगर आपने कभी भी एनसीईआरटी वगैरह पढ़ रखा होगा तो 18th सेंचुरी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वगैरह के रिगार्डिंग डिटेल में मेंशन होगा और सभी जगह लिख रखा होगा कि ब्रिटेन इंडस्ट्रियलाइज हुआ था 18th सेंचुरी में। तो ऑप्शन नंबर 2, ये मतलब रीजन 2 तो गलत है, तो सीधा सीधा दिख रहा है कि एजर्सन एंड रीजन 1 आर करेक्ट। साथ में एक बात ये भी समझ लीजिए, कहीं पर भी लिखा रहता है 17th सेंचुरी तो बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं कि कौन से सन से शुरू हो रहा है ये बात और कौन से सन पर खत्म हो रहा है, किस तरह से इस बात को समझा जाए। देखो, कभी भी 17th सेंचुरी बोलता है ना तो आप एक डेट पीछे हो जाइए, आपको बात ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। कहने का मतलब है 17th सेंचुरी लिखा है तो मतलब कब के बारे में आपसे बात की जा रही है? कब की बात की जा रही है? 1601 से 1699, ठीक है, 1699, इसका मतलब हो गया 17th सेंचुरी। 15th सेंचुरी का मतलब क्या हो गया? 1401 से 1499। 12th सेंचुरी का मतलब क्या हो गया? 1101 से 1101 से 1199। 9th सेंचुरी के रिगार्डिंग क्या हो गया? 801 से 899। 5th सेंचुरी का मतलब क्या हो गया? 401 से 499। तो 18th सेंचुरी का मतलब क्या हो गया? 18th सेंचुरी का मतलब हुआ 1701 से 1799। तो ये आपके समझने के लिए मैं समझा रहा हूं। तो कभी तुमसे बोले कि मिड 18th सेंचुरी तो मतलब क्या? 1750। बोले मिड 14th सेंचुरी तो मतलब क्या? 1350 के इन एंड अराउंड बात हो रही है। तुमसे बोले लेट 19th सेंचुरी तो मतलब कि 1880 1890 के अराउंड बात हो रही है। तुमसे बोले कि अर्ली 17th सेंचुरी तो मतलब कि 1610 1620 25 के अराउंड के बारे में बात हो रही है। तो बेसिकली होता क्या है, जब तुमसे बोले 17th सेंचुरी तो मतलब 1601 से 1700 तक, ठीक है। 19th सेंचुरी मतलब 1801 से लेकर 1900 तक, ठीक है। लेकिन आपके समझने के लिए मैंने बताया कि एक डिजिट जब पीछे करके आप बात समझोगे तो ज्यादा बेहतर ढंग से आपको बात समझ में आएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर था, एजर्सन एंड रीजन। जैसा कि मैंने बताया कि आप वीडियो को पॉज करके डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ भी सकते हैं। जो वन लाइनर ऑब्जेक्टिव होगा वहां पर मैं आगे बढ़ूंगा एंड आप चाहेंगे तो वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। सिंस वीडियो लंबा होने वाला है तो उस तरह के क्वेश्चंस को मैं डायरेक्ट कंप्लीट करूंगा। आगे बढ़ते हैं। वाटर स्कैर्सिटी इज कॉज्ड बाय द फॉलोइंग गिवन फैक्टर्स।
ठीक है, वाटर स्कैर्सिटी के रिगार्डिंग पूछ रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि ऑप्शन नंबर 1 क्या है, जल संग्रहण। भाई नाम से ही क्लियर है कि जल के अभाव पे चर्चा हो रही है, और पहला ऑप्शन क्या है, जल संग्रहण के बारे में बात हो रहा है, वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बात हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर ए इसमें नहीं अलाइन करता है। तो वाटर स्कैर्सिटी इज कॉज्ड बाय द फॉलोइंग गिवन फैक्टर्स, वेरिएशन इन रेनफॉल, सही बात है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, कंटामिनेशन ऑफ वाटर, जल का प्रदूषण, वर्षा में विविधता, अति उपयोग, बिल्कुल सही बात है। तो बी सी डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 का होगा बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल एपिक मणि मैकेले वॉज कंपोज्ड बाई। देखो ये क्वेश्चन सब वन लाइनर ऑब्जेक्टिव है, पेपर में अक्सर 2 4 5 क्वेश्चन आपको इस तरह का ऑब्जेक्टिव वाला देखने के लिए मिलेगा जो बहुत ही डीप घुस के पूछा रहेगा। आप हिस्ट्री सब्जेक्ट के भी रहोगे तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको उसका आंसर पता ही होगा। तो इस तरह के वन लाइनर क्वेश्चन को देखते ही आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या करना है, मार्क करिए या तो आगे बढ़िए। और कुछ इसका कोई विशेष तरीका भी नहीं होता है बहुत ज्यादा पढ़ने का, वो तो आप जितना डीप पढ़ते जाएंगे, आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। तो पेपर में 2 4 क्वेश्चन इस तरह के होते हैं, ध्यान दीजिएगा, पेपर में सभी क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट करने के लिए नहीं बने हुए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर आपको पता है कि हाँ भाई सतनार होगा तो ठीक है, नहीं पता है तो आप इग्नोर करिए। एंड हाँ, सीटेट के पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो ऑब्वियस सी बात समझ में आता है कि कुछ तुक्का मारने की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग मारेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। यह एक बौद्ध रचना है, ठीक है, यहां पर डिटेल डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द टाइम एट 90 डिग्री ईस्ट व्हेन इट इज 12 नून एट ग्रीनविच मेरिडियन। 90 डिग्री ईस्ट पर क्या वक्त हो रहा होगा। सबसे पहली बात तो ये समझिए कि पृथ्वी गोल है, गोल है मतलब मान लेते हैं कि स्फेरिकल है, तो कोई भी सर्कल है, कोई भी स्फीयर है, कोई भी चीज ऐसे राउंड है, तो टोटल कितने डिग्री होते हैं, 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो पृथ्वी अगर गोल है, स्फीयर है, तो मतलब टोटल कितना है, 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री, तो 360 डिग्री में टोटल कितने घंटे हैं। जैसे मान लो पृथ्वी गोल है, राउंड है, तो टोटल कितना, ये अपनी जगह से शुरू होगा तो टोटल 360 डिग्री घूमेगा तो वापस अपने उसी जगह पर आ जाएगा। ठीक है, तो दिन और रात होता है, ये बात हमको क्लियर है। टोटल कितने होते हैं दिन और रात में, टोटल कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो सूरज से सामने से ऐसे रोशनी आ रहा था, पृथ्वी अपनी जगह पर घूम रही है, तो जब सूरज से सामने से रोशनी आ रहा है तो इधर दिन है, धीरे 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 पृथ्वी घूम के ये वाला मुंह इधर आ जाता है, तो जिधर दिन रहता है उधर रात हो जाता है, जिधर रात रहता है उधर दिन हो जाता है। तो पृथ्वी कुछ इस तरह से घूमती है, ये बात हमको क्लियर है। तो टोटल कितना घूमती है, 360 डिग्री। टोटल एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स। ठीक है, 24 आवर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बात जो हम लोग निकाल सकते हैं कि एक घंटे में पृथ्वी कितना डिग्री घूमती है, तो 360 को अगर आप 24 से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एक घंटे में पृथ्वी बेसिकली कितना घूमती है। तो 360 को मैं 24 से डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा 15 डिग्री आएगा। सो डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा, 15 आएगा। 360 को 24 से भाग दोगे तो 15 आ जाएगा। तो 15 डिग्री का मतलब हुआ 1 आवर। ठीक है, इसका मतलब जो है पृथ्वी अपने धुरा पर जब 15 डिग्री ऐसे घूमती है, तो 15 डिग्री घूमती है तो मतलब 1 घंटे बीत जाता है। ठीक है, तो 360 डिग्री घूम जाएगी तो पूरा दिन बीत जाएगा। तो इसका मतलब एक बात क्लियर हो गया कि 15 डिग्री माने 1 घंटे। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह क्वेश्चन आपको सीटेट के पेपर में एंड फ्यूचर में तमाम टीचिंग एग्जाम्स में देखने के लिए मिल जाएगा। तो 1 आवर का मतलब हो गया कि पृथ्वी अपनी जगह पर 15 डिग्री घूम रही है। अब यहां लिखा हुआ 90 डिग्री ईस्ट। पहले तो 90 डिग्री ईस्ट का माने टोटल कितने घंटे का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, हमको क्लियर करना है। तो 15 डिग्री का माने 1 घंटा होता है, तो 90 डिग्री को जब तुम 15 से भाग दे दोगे तो क्लियर हो जाएगा, 6 आ जाएगा। इसका मतलब कि कहा जा रहा है टोटल 6 आवर का वेरिएशन हो रहा है। टोटल 6 घंटे हमको आगे बढ़ना है, टोटल 6 आवर का वेरिएशन हो रहा है। तो 12 नून हो रहा है, दोपहर का 12 बज रहा है, 6 घंटे और आगे बढ़ना है। तो 12 ए 1 PM 2 PM 3 4 5 6 PM। तो 6 PM इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3, 6 PM इज द राइट आंसर। यहां पर डिटेल में मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है। इसी बात को मैं थोड़ा और आपको डिटेल में समझा दूं, फ्यूचर में कभी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो। देखो, पृथ्वी मान लो गोल है कि स्फीयर है, ठीक है। तो अब इमेजिन करो कि तुम्हारे पास कोई भी गोल चीज है जिसको तुम बीच से काट रहे हो। मान लेते हैं कि हमारे पास एक अमरूद है, ठीक है। एक अमरूद को तुमने ऐसे ले लिया, तो भाई तुम एक अमरूद को यहां से काट दोगे तो अमरूद आधा हो जाएगा। लेकिन कमाल की बात जानते हो क्या, यहां से भी काट दोगे तो भी आधा हो जाएगा। उससे भी ज्यादा कमाल की बात जानते हो क्या, यहां से भी काट दोगे तो भी आधा हो जाएगा, यहां से भी काट दोगे तो भी आधा हो जाएगा, ऐसे भी काट दोगे तो भी आधा हो जाएगा, ऐसे भी काट दोगे तो यहां से भी आधा हो जाएगा। तो मतलब जो चीज गोल है, ऐसे काटोगे ऐसे काटो, कहीं से भी काटोगे तो देखोगे आधा हो जाएगा। मतलब चक्कू जो है तो मल्टीपल जगह पर लगा सकते हो उसको आधा आधा करने के लिए। जैसे देखो ना, यहां से काटेंगे तो ऐसे आधा, यहां से काटेंगे तो ऐसे आधा, यहां से काटेंगे तो ऐसे आधा, सभी जगह से आधा हो जाएगा। लेकिन मान लो मैं तुमको एक सिचुएशन दे दूं कि देखो यार अमरूद है, उस अमरूद पर 3 जगह दाग लगा होगा। जैसे देखा कर अमरूद पर हल्का हल्का ब्लैक ब्लैक ऐसा नहीं लगा रहता है, तो मैं कह रहा हूं अमरूद पर 3 जगह पर दाग लगा होगा। चाकू इस हिसाब से चलाना कि तीनों
दाग जो बराबर से कटते हुए आए, तो कोई भी काटेगा तो हर आदमी वहीं चाकू रख के काटेगा, हर आदमी वहीं चाकू रख के काटेगा, तो अमरूद वहीं से बराबर से आधा आधा होगा। तो ऐसे ही पृथ्वी का भी है, पृथ्वी पूरा भाई राउंड है। तो ये हुआ कि पृथ्वी में जब समय डिसाइड करना होगा तो कोई तो पॉइंट होगा ना, कोई तो एक लाइन होगा, मतलब इमेजिनरी लाइन होगा, मतलब जो है जस्ट आपके दिमाग में समझने के लिए कि कोई तो एक ऐसी रेखा होगी, कोई तो एक ऐसा लाइन होगा, कोई तो ऐसा पॉइंट होगा जो सिर्फ काल्पनिक ही सही हम लोग के दिमाग में ये रहेगा कि अच्छा इस लाइन से हम काटेंगे तो आधा आधा कटेगा, इसके इधर ईस्ट है, इसके इधर वेस्ट है। इससे समझना बड़ा आसान हो जाएगा, समझ रहे हो, इन 3 डॉट को कनेक्ट करने से तुम्हारे लिए समझना बहुत इजी हो जाएगा कि इसके लिए इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है। तो आपके लिए कहीं ना कहीं समझना आसान हो जाएगा। तो भाई अंग्रेज पूरी दुनिया में गए हैं, तो जब इन्होंने सोचा कि भाई जब हम ही लोग नियम बना रहे हैं तो क्यों ना ऐसे जगह से नियम बनाए जहां से हमारे गांव घर के बारे में हमेशा चर्चा हो। तो देखोगे ये जो वर्ल्ड का आपको मैप दिख रहा है, यहां पर ये जो एरिया है यही है यूनाइटेड किंगडम। यहीं पर आपको इंग्लैंड देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं पर एक लैब है ग्रीनविच, वहीं पर एक लैब है ग्रीनविच। ये जो जीएमटी आप देखते हो ना, ग्रीनविच मीन टाइम, यहीं पर एक लैब है। तो ये बोला गया कि ये जो लाइन है ना, जिस लाइन को तुम प्राइम मेरिडियन कहते हो, यही है वो काल्पनिक रेखा, वो लाइन जो अपने दिमाग में हम सोचते हैं कि बीच से ऐसे काटेंगे तो वहीं से पृथ्वी जो है आधा आधा हो जाएगी। तो वो लाइन कहां से गुजर रहा है? तो इन्होंने बोला कि ये जो ग्रीनविच जो लंदन में जगह है, जो जीएमटी जो लैब है, हम मान के चल रहे हैं कि वो लाइन वहां से गुजर रही है, वहीं से हमको आधा ऐसे काटना है। तो उसके इधर ईस्ट है, इसके इधर वेस्ट है। तो कहने का मतलब है कि जब इस पे तुम 15 डिग्री इधर बढ़ोगे तो 1 घंटा हो गया, 15 डिग्री इधर बढ़ोगे तो 1 घंटा हो गया, 15 डिग्री और इधर बढ़ोगे तो 1 घंटा हो गया। ऐसे ही इंडिया जो है, इंडिया का टाइम जोन जीएमटी से कितना आगे है? 5.5 आवर, ठीक है, 5.5 घंटा हम लोग जीएमटी से आगे चलते हैं। तो यही ये बेसिस पॉइंट है जिससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। बाकी आपको पता होना चाहिए इक्वेटर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, साउथ पोल, नॉर्थ पोल। और ये प्राइम मेरिडियन वाली बात आपको बेसिकली क्लियर हो गई कि जो बीच से ऐसे लाइन डिवाइड करती है हॉरिजॉन्टल, वो इक्वेटर है, जो ऊपर से आती है वो वर्टिकल है, उसी को हम प्राइम मेरिडियन बेसिकली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैच द फॉलोइंग। क्रॉप और क्लाइमेट्स को मैच करना है। यहां लिखा हुआ है वीट। तो भाई कोई भी गांव देहात से जुड़ा होगा, सिंपल सा क्लियर होगा तुमको कि कौन सा रैबी क्रॉप होता है, कौन सा खरीफ क्रॉप होता है। तो वीट बेसिकली कूल क्लाइमेट में ही ग्रो होता है, तो डी का तो सीधा सीधा 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? टी, चाय की खेती देखोगे हमेशा ऐसी जगह होता है जो स्लोप वाले एरिया होते हैं, क्योंकि पानी रुकना नहीं चाहिए। पानी रुकेगा तो जो चाय का बागान होते हैं उसका जो जड़ होता है वो सड़ जाएगा। तो हमेशा जो है चाय की खेती देखोगे स्लोपी एरिया में होती है। तो वहां पर टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, ठीक है, टेम्परेचर जो है मध्य तापमान रहता है, एवं वर्षा वहां मतलब कंटिन्यूसली चाहिए रहता है, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी चाहिए रहता है। तो टी का हो जाएगा मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल, वीट का हो जाएगा कूल क्लाइमेट। और जूट, जूट के बारे में आपसे बात हो रहा है। जूट देखोगे, आपको पता होना चाहिए फैक्चुअली, बांग्लादेश ना जूट काफी मैन्युफैक्चर करता है। इनफैक्ट वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश की तरफ से देखोगे ये जो जूट का बोरा होता है, जो जूट आप लोग देखते हो, तो जूट काफी मैन्युफैक्चर करता है। अगर आपको थोड़ा भी बांग्लादेश के रिगार्डिंग पता हो तो आपको पता होना चाहिए कि वहां पर टेम्परेचर जो है बड़ा ही उमस टाइप का रहता है, ठीक है, वेदर जो है बहुत ही उमस रहता है, वार्म रहता है, ठीक है, और वार्म एंड वेट क्लाइमेट टाइप का रहता है। तो जूट देखोगे कहीं कहीं वार्म एंड वेट क्लाइमेट रहता है। कॉफी के लिए हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल चाहिए होता है। तो हम लोग मैच कर देंगे ए का 1, ठीक है, बी का जूट का वार्म एंड वेट क्लाइमेट, ठीक है, कॉफी का हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल, जूट का वार्म एंड वेट क्लाइमेट, टी का मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल, वीट का कूल क्लाइमेट एंड मॉडरेट रेनफॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फार्मर इन यूएसए वर्क्स लाइक ए बिजनेसमैन। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है। कथन का उचित सिद्ध कीजिए, सही कारणों का चयन कीजिए। ट्रैक्टर हार्वेस्टर का उपयोग, सही बात है, ट्रैक्टर और हार्वेस्टरों का उनके पास काफी ज्यादा है। फार्म का छोटा आकार, नहीं यार, अमेरिका इंडिया से साइज में, लैंड एरिया में 3 गुना बड़ा है। आबादी उनकी 35-40 करोड़ की है, अराउंड 40-42 करोड़ की है। हमारी कितनी 150 करोड़ पर पहुंच गई है। तो ऑब्वियसली वहां पर फार्म साइज काफी बड़ा बड़ा था, मतलब किसानों के लिए जो खेत की भूमि है वो बहुत बड़ी होती है वहां पर। स्वचालित अन्न भंडार, ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज, हाँ बिल्कुल। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं यूएसए का फार्मर बिजनेसमैन की तरह काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए, सी, डी, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामपुरवा बुल, अ फाइनली पॉलिश्ड स्टोन स्कल्पचर ऑफ मॉडर्न पीरियड, हैज बीन फाउंड फ्रॉम बिहार। कहां पर है रामपुरवा बुल? प्रेजेंट में कहां रखा गया है उसको? राष्ट्रपति भवन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बिहार में ये चीज मिला था, मौर्य काल का ये है, कुछ इस तरह से दिखता है रामपुरवा बुल। प्रेजेंट में राष्ट्रपति भवन में लोकेटेड है। बिहार में चंपारण जिले में जो है ये मिला था खुदाई में, जो मौर्यन अंपायर से बिलोंग बेसिकली करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज
नॉट अ परमानेंट विंड। अरे यार मॉनसून भाई, मॉनसून परमानेंट विंड नहीं है, ठीक है। मॉनसून जो आता है मतलब एक पीरियोडिक होता है, कभी इस टाइम पर आया कभी उस टाइम पर आता है। मॉनसून जो है एक रेगुलर विंड नहीं है एकदम कि लगातार बह रहा हो, ट्रेड विंड वेस्टर्लीज ईस्टर्लीज की तरह से, ठीक है। तो मॉनसून हमको देखने के लिए मिल जाता है कि जो है दिशा बदलती है विद टाइम, ठीक है, गर्मी में या किसी अलग अलग सीजन में। तो मॉनसून इज नॉट अ परमानेंट विंड। ऑप्शन नंबर 2 मॉनसून इज द राइट आंसर। ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज, ये सब जो है परमानेंट विंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालाइज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल क्लेम्स विद रेफरेंस टू द रिलेशन बिटवीन ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज, चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। निम्नलिखित ऐतिहासिक दावों को जनजातीय, खानाबदोशों और बसे हुए समुदायों के संदर्भ में विश्लेषण कीजिए, उपयुक्त विकल्प चुनिए। जो 4 ऑप्शन दिया उसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है? वर्ण बेस्ड सोसाइटी डिड नॉट इंटरैक्ट विद द ट्राइबल पीपल एट ऑल। जो भी समाज में जो वर्ण व्यवस्था थी, जो वर्ण व्यवस्था का समाज था, वो जो आदिवासी समाज था वो उससे बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं करता था। नहीं यार ऐसा नहीं है, रामायण के समय से आप देखोगे और तमाम जो पुराने हिस्टोरिकल वो देख लोगे तो अक्सर समाज के लोग जो है, जो आदिवासी लोग थे, उनसे बातचीत और वो रहता था। ऐसा तो था नहीं कि आपस में इंटरेक्ट नहीं करते थे, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वर्ण सोसाइटी बेस्ड सोसाइटी डिड नॉट इंटरेक्ट विद द ट्राइबल पीपल एट ऑल, दे डिड। देयर वर ट्राइब्स दैट रिजेक्टेड बोथ द कास्ट सिस्टम एंड ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म। कुछ ऐसी जनजातियां थी जो एकदम हिंदुइज्म, कास्ट सिस्टम सब कुछ रिजेक्ट करती थी। बिल्कुल सही बात है, ऐसे बहुत सारे ट्राइबल वो हैं जहां पर मैरिज के भी उनके अपना अलग अलग सिस्टम, नियम, कायदे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सम ट्राइब्स एस्टैब्लिश्ड एक्सटेंसिव स्टेट्स विद वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल, कुछ आदिवासी कम्युनिटी इस तरह से बहुत अच्छा उनका एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ देखने के लिए मिलता है, ठीक है, सही बात है। पॉलिटिकल पावर ब्रॉट देम इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लार्जर किंगडम्स। देखो जो भी इस तरह के आदिवासी समुदाय थे जो थोड़े बड़े हो गए हैं, जिनका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, जो कहीं ना तो कहीं थोड़ा पॉलिटिकल पावर गेन कर रहे हैं, तो उनको जो राजशाही व्यवस्था है उनसे कॉन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिलता था। हाँ ठीक है, तो दिस इज द डी भी फिर सही है। तो जैसा कि फिर हमको ऑप्शन से क्लियर है कि बी सी डी आर वैलिड, राइट आंसर है। क्यों? चूज द एप्रोप्रिएट, एनालाइज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल क्लेम्स विद रेफरेंस टू द रिलेशन बिटवीन ट्राइब्स। तो कौन सा इसमें से गलत है? तो जैसा कि मैंने बताया, वर्ण बेस्ड सोसाइटी डिड नॉट इंटरैक्ट, दे डिड इंटरैक्ट भाई, तो सिर्फ ये गलत है। तो बी सी डी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपको राइट आंसर दिख रहा है कि बी सी डी आर वैलिड इज द राइट आंसर। इन रेफरेंस टू पंचायती राज, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज इन करेक्ट हायरार्किकल ऑर्डर। देखो यार, पंचायती राज सिस्टम में सबसे ऊपर जिला परिषद होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। थोड़ा भी गांव से आप जुड़े होंगे, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि सबसे ऊपर होता है जिला परिषद। सबसे नीचे गांव में क्या होता है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। जिला परिषद सबसे टॉप पर है, ग्राम सभा सबसे बॉटम पर है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 पंचायती राज के रिगार्डिंग बात करता है। इसी तरह पेपर में तुमसे यह पूछ सकता है कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993 में जो आया था, तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किसके रिगार्डिंग बात करता है? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट म्यूनिसिपैलिटी के बारे में बात करता है। तो पहले ध्यान रखना कि पहले पंचायत आया है फिर म्यूनिसिपैलिटी आया है। चाहे तुमको लगे रहने सर म्यूनिसिपैलिटी तो शहर में होता है, ठीक है, तो म्यूनिसिपैलिटी बाद में आया, पहले पंचायत हमको देखने के लिए मिलता है। सेलेस्टियल बॉडीज इन आवर सोलर सिस्टम हैव देयर ओन हीट एंड लाइट आर। सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में बात हो रही है जिनका खुद का हीट एंड लाइट हो, तो भाई स्टार होता है, सन इज ए स्टार। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोग्रेस ऑफ एनी नेशन इज डिपेंडेंट अपॉन द यूनिटी ऑफ डिफरेंट सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। सही बात है, किसी भी राष्ट्र की प्रगति इसके विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक समूहों की एकता पर निर्भर है। सही बात है, यहां तक तो बात ठीक लिखी हुई है। क्या कह रहा है? रॉलेट सत्याग्रह में हिंदू मुस्लिम एकता सुनिश्चित की गई। बिल्कुल सही बात है, सुनिश्चित की गई। 1930 के दशक में लीग मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र मांगने लगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1930 में मुस्लिम लीग मतलब अलग से मुस्लिम नेशन वगैरह के रिगार्डिंग कोई बात ही नहीं होता था। इनफैक्ट 1939, 1940, 42, 45 के अराउंड आप देखोगे कि अलग से ज्यादा जोर पकड़ रहा था मुस्लिम नेशन के लेकर बात, तो ये तो गलत है। 1937 में कांग्रेस ने लीग के साथ संयुक्त सरकार की इच्छा अस्वीकार की, ये सही बात है। तो ए एंड सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 ए एंड सी इज द राइट आंसर।
Which means of communication has the most important role in making a world a large global society? Satellite communication, postal services, messages through pigeons, mass media. मास मीडिया के अंदर सब आ गया। ये तमाम जो यूट्यूब पर आप वीडियो देख रहे हो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जो तमाम टीवी न्यूज ये सब है, तो मास मीडिया के अंदर आ गया। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। द सतनामी मूवमेंट इन सेंट्रल इंडिया वाज फाउंडेड बाय, सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता, जैसा कि मैंने शुरुआत में एक्सप्लेन किया। कौन होगा? ऑप्शन नंबर 3 घासीदास। ज्योतिबा फुले आपको महाराष्ट्र के अराउंड दिख जाएंगे, श्री नारायण गुरु आपको केरल के अराउंड देखने के लिए मिल जाएंगे, श्री नारायण गुरु केरल के अराउंड, ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र के अराउंड आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं, मैंने सेक्शन वाइज भी थोड़ा समझा दिया है। शुरुआत में जो क्वेश्चन थे बेसिकली हिस्ट्री से ज्यादा जुड़े हुए थे, इस टोटल 60 क्वेश्चन में बाकी के कुछ क्वेश्चन जियोग्राफी से जो रिलेटेड है, सो दैट आपको समझ में आया कि अलग अलग सेक्शन से ये लोग क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहे हैं। बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशंस एक्सिस्टिंग ऑन द अर्थ फॉर्म, चूज द एप्रोप्रिएट कैटेगरी। नेचुरल एनवायरनमेंट, बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशन कैसे? ऑप्शन नंबर 1 नेचुरल एनवायरनमेंट, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बायोटिक एंड एबायोटिक टुगेदर फॉर्म अ नेचुरल एनवायरनमेंट। जैविक और अजैविक दोनों को मिला दोगे तो प्राकृतिक पर्यावरण बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन? ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन का जो एग्जाम्पल नहीं है। प्रिवेंटिंग अ ग्रुप फ्रॉम टेकिंग वाटर फ्रॉम अ कॉमन वेल, भैया ये तो डिस्क्रिमिनेशन है कि तुम किसी को कुएं से पानी नहीं निकालने दे तो डिस्क्रिमिनेशन है एक तरह का। स्टॉपिंग समवन फ्रॉम लिविंग इन सर्टेन नेबरहुड, किसी जात या धर्म विशेष के लोगों को तुम अपने पड़ोस में नहीं रहने दे रहे हो तो एक तरह का भेदभाव है। नॉट अलाउइंग अ ग्रुप टू ड्रिंक टी इन सेम कप एज अदर्स, तुम जिसमें चाय पी रहे हो उसी कप में दूसरे जात या धर्म के वर्ग के लोगों को नहीं पीने दे रहे तो डिस्क्रिमिनेशन है। आस्किंग अ बॉय, तो ये सब तो डिस्क्रिमिनेशन है, सीधा सीधा क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर 4 पढ़े बिना ही सही है। आस्किंग अ बॉय नॉट टू क्राई एज बॉयज डोंट क्राई, तो ये कहीं ना तो कहीं ये डिस्क्रिमिनेशन का एग्जाम्पल तो ये नहीं ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन 47 का ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? एजरसन रीजन पूछ रहा है। एजरसन क्या लिखा हुआ है? द प्रोसेस ऑफ इंडिया बिकमिंग अ नेशन वाज अ लॉन्ग ड्रॉन वन। इंडिया डिड नॉट वन डे वेक अप टू इंडिपेंडेंस इन 1947। कहा जा रहा है कि आजादी जो है ऐसा नहीं है कि एक रात पहले सोचे और अचानक से तुमको आजादी मिल गई। ठीक है, आजादी एक सतत लड़ाई की प्रक्रिया है। विद टाइम जो है हमको इंडिपेंडेंस मिलता है, फिर आदमी वहां तक पहुंचता है। तो लिखा जा रहा है कि मतलब चूज द एप्रोप्रिएट एविडेंस एज रीजन, तो इस बात को सिद्ध करने के लिए क्या सारे रीजन हैं जो सही है? कहा जा रहा है भारत के एक राष्ट्र बनने की प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया थी, तो इस बात को सिद्ध करने के लिए कौन सी वो बातें हैं? 1850 के बाद संगठन ने ब्रिटिश नियंत्रण को स्पष्ट किया। पोस्ट 1850 ऑर्गेनाइजेशंस क्लियरली स्टेटेड ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडिया रिसोर्सेज, सही बात है, प्रक्रिया में एक चीज था। पॉलिटिकल एसोसिएशन वर्ड विद द आइडिया दैट पीपल शुड बी सॉवरेन, बिल्कुल सही बात है। राजनीतिक संगठन लोगों को संप्रभुता के लिए काम करते थे, तो इससे कहीं ना कहीं फ्रीडम मूवमेंट को जोड़ मिल रहा था। पूना सार्वजनिक सभा, मद्रास महाजन सभा कैटर टू स्पेसिफिक रीजन कम्युनिटी क्लास, बिल्कुल सही बात है कि पूना सभा, मद्रास महाजन सभा ये कहीं ना तो कहीं मतलब लोकल लेवल पे पर्टिकुलर क्लास को कैटर करते थे। इल्बर्ट विद कॉन्सोनेंटी डीप एंड डिजायर फॉर ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेटेड इंडियंस, ऑप्शन नंबर डी, तो होगा 4th ए बी डी, क्योंकि कहीं ना कहीं पूना सार्वजनिक सभा, मद्रास महाजन सभा ये स्पेसिफिक रीजन, किसी एक रीजन, किसी एक समाज को रिप्रेजेंट करते थे। नाम में देख लो, महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन किसी न तो किसी समाज या किसी न किसी क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है, मद्रास क्षेत्र, महाजन समाज। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये नहीं सेट बैठेगा। सफिशिएंट रेनफॉल ऑन द अर्थ सरफेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फॉलोइंग रीजन। सफिशिएंट रेनफॉल क्यों जरूरी है? सर्वाइवल ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, बिल्कुल सही बात है, जरूरी है उसके लिए। ब्रिंग्स फ्रेश वाटर टू अर्थ सरफेस, बिल्कुल सही बात है। इट ब्रिंग्स ड्रॉट, सूखा लाता है नहीं यार। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेनफॉल, सही है, ए बी डी, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए बी डी आर करेक्ट। Which of the following places in India is known as Little Tibet, Ladakh? ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। लद्दाख जो है सही उत्तर है इसका। धर्मशाला से कंफ्यूज मत होइएगा, कोई भी हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला पे गया होगा तो वहां भी आपको पूरा बुद्धिस्ट वो एकदम तुमको देखने के लिए मिल जाएगा, और मतलब जो है बुद्धिस्ट मॉन्क वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे, तो बहुत लोग धर्मशाला मिस्टेक कर सकते हैं। लिटिल तिब्बत हम लोग लद्दाख को कहते हैं बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग हाउ मेनी हैव बीन मैच्ड इनकरेक्टली, कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है? कोल रिवोल्ट तो 1831-32 में हुआ था। लूसेंट जीके की बुक देखोगे तो उसमें सिविल रिवोल्ट, ट्राइबल रिवोल्ट और सोशियल रिलीजियस जो भी मूवमेंट है सबका आपको पिंक रंग का टेबल देखने के लिए मिल जाएगा लूसेंट जीके की बुक में। इस तरह क्वेश्चन वहां से पढ़ के इजिली आप कर सकते हो। कोल रिवोलियन 1831 से 32 सही है। संथाल रिवोलियन सही है। बस्तर रिवोलियन सही है।
हैज बीन मैच्ड इनकरेक्टली, सब सही मैच्ड है। नन ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि सब सही मैच्ड है, नन ऑफ द अबव। ठीक है, सब सही मैच्ड है। वाई इज ग्लोब कंसिडर्ड एज अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ? ग्लोब ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ क्यों है? अरे भाई बहुत अच्छे से पृथ्वी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। मैप पर देखोगे अर्थ बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं रहता। ग्लोब में क्या है कि सभी बातें एकदम ढंग से रिप्रेजेंटेड है, किधर मॉर्निंग होगा किधर इवनिंग होगा, ओशन किस तरह से रिप्रेजेंटेड है, जो सी रूट वगैरह ज्यादा बेहतर ढंग से रिप्रेजेंटेड रहता है। तो कंट्रीज, कॉन्टिनेंट, ओशंस आर शोन इन करेक्ट साइज। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। कंट्रीज, कॉन्टिनेंट एंड ओशंस आर शोन इन द करेक्ट साइज कंपेयर टू मैप। मैप देखते तो फ्लैट सरफेस पर कहीं ना तो कहीं जो उसमें साइज होता है करेक्टली नहीं शो होता है कंपेयर टू ग्लोब। इन द कंटेक्स्ट ऑफ मसूलीपट्टनम ट्रेड कॉन्टेक्ट विद द डिस्टेंट लैंड्स, चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। मसूलीपट्टनम के रिगार्डिंग बात हो रहा है। इन द 17th सेंचुरी द डच एंड इंग्लिश, EIC का मतलब हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी, अटेम्प्टेड टू कंट्रोल मसूलीपट्टनम। ठीक है, डच एंड इंग्लिश, ईस्ट इंडिया कंपनी अटेम्प्टेड टू कंट्रोल मसूलीपट्टनम। ठीक है, सही है। डच वर पीपल फ्रॉम डिस्टेंट लैंड्स ऑफ डेनमार्क एंड स्पेन। नो नो नो, डच का मतलब हो गया कि आप प्रेजेंट हॉलैंड, नीदरलैंड के बारे में बात कर रहे हो, कहीं से डेनमार्क और स्पेन नहीं। ऑप्शन नंबर बी गलत है, जहां जहां बी है काट दो। ठीक है, मीर जुमला द मुगल गवर्नर बिगेन टू प्ले ऑफ द डच एंड द इंग्लिश अगेंस्ट ईच अदर, सही बात है। तो कंपटीशन बिटवीन गोलकोंडा नोबल्स, पर्शियन मर्चेंट्स, तेलुगु कम्युनिटी, क्षेत्रीज एंड यूरोपियन ट्रेडर्स मेड द सिटी प्रॉस्पेरस, सही बात है। ACD सही है, ACD ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, ACD इज द राइट आंसर। थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊं, समझाऊं। देखो ये तुम्हारे आगे मैप है वर्ल्ड का। टोटल 7 अलग अलग कॉन्टिनेंट आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। ये रहा ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप। ये वाला जो एरिया है, ये जो डार्क रेड आपको दिख रहा होगा, ये पूरा यूरोप आपको देखने के लिए मिल रहा है। पूरा ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट है। भैया लोग पूरे दुनिया में गए, राज किए। आज भी दुनिया का वन ऑफ द रिचेस्ट एरिया या फिर कह लीजिए गार्डन ऑफ द वर्ल्ड जिसको कहते हैं, वो यूरोप ही है। और ये रहा अपना USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, ये है अटलांटिक ओशन। USA और यूरोप के बीच में दुनिया में बिलियंस का ट्रेड होता है। ठीक है, इसी के चक्कर में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया गया था। खैर वो एक अलग मसला है। यहां पर ये जो एरिया आप देखोगे, यहां पर ये जो आप एरिया देखोगे, दैट इज बेसिकली नीदरलैंड, हॉलैंड, जिसके रिगार्डिंग बात हो रहा है, जिसको हम लोग ऑफन डच कह के रेफर करते हैं। ये वाला एरिया है, ये थोड़ा सा मैंने जूम कर दिया है। यहां पर देखोगे बेल्जियम है, जर्मनी है, डेनमार्क, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम। तो यहां पर जो एरिया है नीदरलैंड है, हॉलैंड, इसी को बेसिकली डच कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर डिड जेम्स मिल्स पब्लिश हिज 3 वॉल्यूम्स बुक टाइटल हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया? जैसा कि मैंने बोला, कुछ क्वेश्चन बहुत ही फैक्चुअल प्रिसाइज होते हैं। पता है तो पता है, नहीं पता है तो अटेम्प्ट करिए, आगे बढ़िए, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 1817 राइट आंसर है। डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने यहां पर दे दिया है। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, सही बात है। इट इज मेड अप ऑफ रॉक एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल, सही है। ठीक है, सही है। बोथ एजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, ए एंड आर आर करेक्ट। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको समझाऊं कि लिथोस्फीयर बेसिकली कैसा होता है। ये देखोगे इंटरनल स्ट्रक्चर अर्थ का है। अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है? सबसे पहले होता है क्रस्ट। पृथ्वी के अंदर क्या होता है? क्रस्ट, बीच में होता है मेंटल, और सबसे अंदर होता है कोर। ये पृथ्वी के अंदर देखोगे सबसे अंदर क्या है? कोर। ठीक है, ये एरिया क्या है? मेंटल। ये एरिया क्या है? क्रस्ट। ठीक है, 3 अलग अलग जोन होते हैं। तो ऐसा मत समझो अच्छा पृथ्वी के अंदर क्रस्ट, मेंटल, कोर। अभी ये जो क्रस्ट का एरिया है ना, बहुत चौड़ा होता है, उसके अंदर मल्टीपल लेयर्स हैं। फिर मेंटल है, उसके अंदर मल्टीपल लेयर्स हैं। फिर कोर है, उसके अंदर भी लेयर है। इन सब के अंदर बहुत सारे लेयर हैं। जैसे क्रस्ट है, तो क्रस्ट के अंदर देखोगे तुमको पूरा ये लेयर देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, एस्थेनोस्फीयर, लिथोस्फीयर। ठीक है, तो ये देखोगे ये पूरा ये लेयर है, ये क्रस्ट है। ठीक है, ये क्रस्ट देखोगे 0 से 100 किलोमीटर तक, मतलब पृथ्वी के अंदर जाओगे नीचे तक खोदते हुए 100 किलोमीटर तक, तो उतना पूरा एरिया को क्रस्ट कहा जा रहा है। फिर मेंटल शुरू है, फिर कोर शुरू है। ये रहा इतना एरिया कोर, ये रहा मेंटल, ये 100 किलोमीटर का एरिया है क्रस्ट। ठीक है, फिर देखोगे जो तुम अर्थ क्रस्ट जब ऊपर जाते हो तो फिर ये एटमॉस्फेरिक लेयर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। तो यही तुमसे इस लिथोस्फियर के रिगार्डिंग पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है, लिथोस्फियर द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। ठीक है, हाँ देखोगे सबसे टॉप लेयर यहाँ पर बात हो रहा है लिथोस्फियर। ठीक है, सिंपल सा अर्थ का वो आपको पता है, आप उसको कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ बंगाल टेंपल बिल्डिंग एंड चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। टेंपल्स वर बिल्ड टू डेमोन्स्ट्रेट पीटी नहीं, मंदिर भक्ति प्रदर्शन
करने के लिए निर्मित किए जाते थे, नहीं भाई, कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन के लिए था। टेम्पल्स और बिल्ड टू डेमोन्स्ट्रेट पावर, ट्रू बात है। टेम्पल्स बिगेन टू कॉपी द डबल रूफ स्ट्रक्चर ऑफ द थैज्ड हट्स, ठीक है। टेम्पल्स बिगेन टू कॉपी 4 रूफ स्ट्रक्चर ऑफ द थैज्ड हट्स, ठीक है, यस। सबसे पहले तो ए गलत है, तो जहां जहां ए हो पहले तो ऑप्शन ही हटा दो। ए इसमें भी है, गलत है। ए इसमें भी है, गलत है। ए इसमें भी है, गलत है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 2 मतलब सीधा राइट आंसर, बी सी डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट डज वन टाइम जोन ऑफ अर्थ ऑफ 1 आवर ईच कवर। अब भी पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कितना डिग्री कवर करता है 1 घंटा। 15 डिग्री भाई, ठीक है। 1 घंटा 15 डिग्री, तभी तो 15 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो 360 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, पूरा जो पृथ्वी घूमती है, ठीक है, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, 15 डिग्री इज द राइट आंसर, ठीक है। अ रिवर मेक्स वाटरफॉल्स व्हाइल फ्लोइंग इन द माउंटेन, सेलेक्ट द 2 मेन रीजन, ठीक है, सेलेक्ट द 2 मेन रीजंस। रिवर मूव्स इन बिटवीन ट्रीज, नदी पेड़ों के बीच में बहती है। देखो इस बात से ऐसे कंफ्यूज मत होना कि सर पहाड़ों से ऐसे नदी निकल के आ रही है तो उसके अगल बगल पेड़ है, वो एक अलग मसला है, वो एक अलग मसला है। अपने आसपास कोई जंगल देखोगे तो नदी ऐसे थोड़ी ना कि जंगल के ऊपर डुबोई हुई है, उसके बीच में ऐसे ऐसे निकलते हुए आ रही है, नहीं, ठीक है। ऐसे नदी आ रही है, उसके अगल बगल जंगल उग गया है, वो एक अलग मसला है, ठीक है। रिवर मूव्स इन बिटवीन ट्रीज नहीं यार, ठीक है। रिवर अपना मूव करे, उसके अगल बगल झाड़ी जंगल हो, पहाड़ी एरिया में, तो एक अलग मसला है। रिवर फ्लोज ओवर वेरी हार्ड रॉक्स, बिल्कुल सही बात है। रिवर मूव्स ओवर सॉफ्ट रॉक्स, रिवर फ्लोज डाउन ए स्टीप वैली, ये बात सही है। तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत है, तो पहले तो जहां जहां ए है वो काट दो, ठीक है। तो बी एंड डी, रिवर फ्लोज डाउन ए स्टीप वैली, ठीक है, बी एंड डी इज द राइट आंसर। रिवर मूव्स ओवर सॉफ्ट रॉक्स नहीं, ठीक है। सॉफ्ट रॉक्स इरोड ग्रेजुअली, नॉट वाटरफॉल, क्योंकि जो बहुत हल्के पत्थर होते हैं, नदी का पानी उसको समय के साथ रगड़ के जो है खत्म कर देता है, ठीक है। द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया वाज सेट अप एज अ स्पिनिंग मिल इन बॉम्बे इन द ईयर 1854। सिंपल सा क्वेश्चन है, फैक्चुअल डेटा है, लेकिन अगर पता है तो पता है, नहीं पता है कॉटन मिल के बारे में तो फिर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 3 1854 इज द राइट आंसर। डिस्पेल द मिसकंसेप्शन विद रिगार्ड टू चेंज इन द कॉलोनियल एग्रेरियन पॉलिसीज। औपनिवेशिक कृषि संबंधी नीतियों में भ्रांतियों को दूर कीजिए। एज दीवान द कंपनी बिकेम द चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी। दीवान के रूप में कंपनी अपने क्षेत्र का मुख्य प्रशासक बन गई, सही बात है कि नहीं है। आफ्टर 1765 कंपनी हैड टू थिंक ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द लैंड और ऑर्गेनाइजिंग रेवेन्यू रिसोर्सेज, बिल्कुल सही बात है। बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ था। बैटल ऑफ बक्सर के बाद बंगाल का जो तमाम दीवानी एडमिनिस्ट्रेटिव राइट वगैरह सब कुछ ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल में ले लिया था अपने। तो 1764 के तुरंत बाद 1765 के रिगार्डिंग ये बात कही जा रही है आपसे। बिफोर 1765 द कंपनी परचेज्ड गुड्स इन इंडिया बाय इंपोर्टिंग ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन फ्रॉम ब्रिटेन, ठीक है, ठीक है। आफ्टर 1765 द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अब हमको ए और बी में देखना है। आफ्टर 1765 कंपनी हैड टू थिंक ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द लैंड and organizing revenue resources. Option number B and option number D is the right answer. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एंड डी इज द राइट आंसर। बाकी ध्यान दीजिएगा, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ था, उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 में। तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद ही बंगाल का तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू राइट्स वगैरह ब्रिटिशर्स हमने कंट्रोल में ले लिया था। ये थोड़ा सा फैक्ट आपको पता रहेगा, तो क्वेश्चन का सीधा ऑप्शन नंबर बी एंड टी आप टिक कर दोगे। आगे देख लेते हैं सिविक्स, इकोनॉमिक्स एंड जो भी सोशल साइंस के पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ डेट इन रूरल इंडिया। ग्रामीण भारत में ऋण के संस्थाओं के बारे में पूछा जा रहा है कि ऋण के स्रोत कौन से हैं। मनी लैंडर, लैंडलॉर्ड नहीं, अब कोऑपरेटिव है, गवर्नमेंट बैंक है। ऑप्शन नंबर 2 बी एंड सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ इंटरवेंशन इन रिलीजन बाय स्टेट एज लेड आउट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहले तो स्टेट वर्ड का मतलब समझिए, ये स्टेट का मतलब यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, इसके बारे में बात नहीं हो रहा है। स्टेट का मतलब जो भी अथॉरिटी है जो उस पर्टिकुलर भूमि भाग को कंट्रोल कर रही है, कहने का मतलब जो भी उस पर्टिकुलर एरिया की गवर्नमेंट है उसके रिगार्डिंग बात हो रहा है, ठीक है। तो कौन से ऐसे जगह पर हमको देखने के लिए मिलता है कि
स्टेट जो है कहीं ना तो कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे कुछ रिलीजियस फिलॉसफी में इंटरफियर करता है। जैसे रिलीजियस फिलॉसफी में हमको कास्ट सिस्टम देखने के लिए मिलता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। रिलीजियस फिलॉसफी में अक्सर हमको चाइल्ड मैरिजेस जस्टिफाई देखने के लिए मिलता है। किसी भी रिलीजन के बारे में बात कर लीजिए, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी, आप देखोगे अक्सर जो पुराने बुक्स हैं उसमें आपको दिखेगा शादी की एज कम दिख रही है, कहीं ना तो कहीं प्रोहिबिशन ऑफ जो है बैन ऑन चाइल्ड मैरिज आपको देखने के लिए मिलेगा कि कहीं ना कहीं रिलीजियस आइडिया से संवैधानिक जो प्रिंसिपल्स है कोलाइड कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए एंड सी, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फील्ड वर्क, प्रोजेक्ट वर्क एंड ग्रुप एक्टिविटीज शुड फॉर्म द बेसिस ऑफ टीचिंग लर्निंग इन सोशल साइंस। अब ये सोशल साइंस पेडागोजी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि फील्ड वर्क एंड प्रोजेक्ट वर्क एंड ग्रुप एक्टिविटी शुड फॉर्म द बेसिस ऑफ टीचिंग लर्निंग इन सोशल साइंस। सही बात है, बिल्कुल होना चाहिए। प्रोजेक्ट हैविंग डायरेक्ट लिंक विद द लोकल कम्युनिटीज में बी एनकरेज टू डेवलप क्यूरियोसिटी इन सोशल साइंस टीचिंग लर्निंग, बिल्कुल सही बात है। बोथ ऑप्शन 1 एंड बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वर्क डन बाय पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट डू नॉट नीड द अप्रूवल ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इट डज। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी अमूमन स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है, एंड कोई भी जो इस तरह का गवर्नमेंट वर्किंग अथॉरिटी है, मतलब कोई पीडब्ल्यूडी में किसी के पेरेंट्स वगैरह जुड़े होंगे तो तुम ऐसा मत सोचो कि सर लेजिस्लेटिव असेंबली से थोड़ी ना आता है, लेकिन बजट तो वहीं से पास होता है ना। मतलब सभी जो पब्लिक वर्क हैं, जो भी पब्लिक एक्सचेकर, जो भी पब्लिक एक्सपेंसेस है, जो भी एक्सचेकर के खर्चा है पब्लिक रिलेटेड, वो सब बजट अप्रूवल से ही आता है। तो बिल्कुल इट नीड्स द अप्रूवल भाई। तो ए इज फॉल्स। पीपल इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एज देयर रिप्रेजेंटेटिव, बिल्कुल सही बात है। तो ए इज फॉल्स, बी इज ट्रू, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ टीचर ऑफ सोशल साइंस, as a teacher of social science, which of the following will you be careful about discussing issues like gender discrimination and caste discrimination? पर अगर आपके क्लास में बात हो रहा है एज अ सोशल साइंस टीचर, किन बातों को लेकर आप थोड़ा सा सेंसिटिव रहेंगे डिस्कस करते समय? कक्षा में बोलने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल आप ये करेंगे। विद्यार्थी को दूसरे की बात सुनना सिखाना, बिल्कुल आप ये करेंगे। कक्षा में संघर्षों की गैर स्वीकृति, देखो फिजिकल संघर्ष नहीं होना चाहिए या फिर कुछ मतलब ओपिनियन पर डिसेंट तो रहेगा ही, मतलब कि एक्सेप्टेंस होना चाहिए इस बात पर कि जो है उनका ओपिनियन ये है, उनका ओपिनियन है, वो तो थोड़ा सा रहेगा ही। कक्षा में विश्वास का वातावरण विकसित करना, ये तीनों तो सही है, ए बी डी तो सही है। ठीक है, ए बी डी तो सही है, ए बी डी तो सही है, सीधा सीधा दिख रहा है, ए बी डी सही है, तो सी को मैं कट कर दे रहा हूं। किसी को सी ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रहा है कक्षा में संघर्षों की गैर स्वीकृति, अरे भाई आप पहले ये ऑप्शन तो रीड करिए, ए बी सी, ए सी डी, ए बी सी डी, ए बी डी, आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा कि ए बी डी। कई बार जो सोशल साइंस के इस तरह से पेडागोजी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उसमें ऑप्शन भी देखिए, क्योंकि कुछ लोगों को एक से ज्यादा सही उत्तर भी लग सकते हैं, तो ऑप्शंस का भी कॉम्बिनेशन आप देखिएगा। ठीक है, देखो संघर्षों की गैर स्वीकृति गलत, सम्मानजनक असहमति जरूरी। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी वहां पर गलत है। स्टेटमेंट इन स्कूल समेटिव असेसमेंट हैज फॉर्मल विजिबिलिटी, जिनको नहीं पता है समेटिव असेसमेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट दो चीजें होती हैं। समेटिव असेसमेंट क्या होता है, एकदम सेशन के एंड में जब आपके सिर्फ मार्क्स इवैल्यूएट होते हैं, कहने का मतलब है तुम कॉपी में 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उस बेसिस पर चेक कर दिया गया, 100 में 80 पाए। मान लो क्लास में थ्रू आउट शैतानी करते थे, एकदम बदमाश बच्चे थे, बिल्कुल पढ़ नहीं रहे थे, किसी तरह तुम 100 में 90 पा गए, तो वो एक तरह का समेटिव असेसमेंट है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, सतत प्रक्रिया है, क्लास में पढ़ रहे हो, टीचर डे टू डे बेसिस पर इवैल्यूएट कर रहा है तुम्हारा डे टू डे बिहेवियर, क्लास में बाकी की चीजों को पार्टिसिपेशन, तुम्हारा सोशल बिहेवियर, बाकी का तुम काम टाइम से करते हो कि नहीं, ये सारी चीजें। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट एक सतत प्रक्रिया होती है। तो इन स्कूल समेटिव असेसमेंट हैज मोर विजिबिलिटी, बिल्कुल सही बात है। दुनिया आजकल मार्क्सवादी पर चलता है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम मार्क्सवादी से मतलब मार्क्सवादी। ठीक है, तो कहीं ना तो कहीं समेटिव असेसमेंट हैज मोर विजिबिलिटी, सही बात है। स्कूल में योगात्मक आंकलन से ज्यादा प्रत्यक्षता होती है, सही बात है। समेटिव असेसमेंट चेक्स द लर्निंग आउटकम्स एट द एंड ऑफ द ग्रेड और यूनिट ऑफ अ टर्म, बिल्कुल सही बात है, एकदम एंड में एग्जाम करके इवैल्यूएट करते हैं। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द इलेक्टेड मेंबर्स आर कॉल्ड, समराइजिंग, एक्सप्लेनेशन, रिमेंबरिंग, क्लासिफिकेशन। रिमेंबरिंग, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के रिगार्डिंग बात हो रही है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालिसिस, इवैल्यूएट, क्रिएट।
बॉयज आर इनटू स्पोर्ट्स वेयर एज गर्ल्स आर इनटू आर्ट्स एंड क्राफ्ट। व्हाट डज दिस स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट? इट इज ए स्टीरियोटाइप। ये कोई बात नहीं हुआ कि तुम ये कह रहे हो कि अच्छा लड़के खेल खेलते जबकि लड़कियां कला एवं कारीगरी अपनाती हैं, वो ये काम करेंगे वो ये काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। फीमेल स्पोर्ट्स बहुत सारे एग्जांपल हैं, बहुत सारे इंडियन बॉक्सर आपको फीमेल देखने के लिए मिल जाएंगी, बैडमिंटन प्लेयर आपको फीमेल देखने के लिए मिल जाएंगी, क्रिकेट की फीमेल की टीम है। तो अगर इस तरह से चलोगे तो पुरानी रूढ़िवादिता स्टीरियोटाइप्स को शो करता है। ऑप्शन नंबर 3 हमको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट शुड यू डेवलप एज अ सोशल साइंस टीचर टू ट्रूली अप्रिशिएट इंडियाज डाइवर्सिटी? क्या कहा जा रहा है? भारत की विविधता की सही सराहना के लिए सोशल साइंस शिक्षा के रूप में आप कौन से लक्षण विकसित करेंगे? एकता के विषय में नारे लगाना, मतलब रिसाइटिंग स्लोगन्स अबाउट यूनिटी नहीं यार। बीइंग सेंसिटिव एंड रिस्पेक्टफुल व्हाइल टॉकिंग अबाउट कल्चर्स डिफरेंट फ्रॉम वंस ओन, बिल्कुल सही बात है। किसी की अवधारणाओं पर निरंतर विचार करना जो सामाजिक अवस्थिति में से उत्पन्न हो, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। कॉन्स्टेंटली रिफ्लेक्टिंग ऑन वंस prejudices while which might arise from one's social location in society, बिल्कुल सही बात है। B and C, ऑप्शन नंबर 4 is the right answer. B and C is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? which of the following purpose Indian Constitution does not serve to? कौन सा पर्पस ऐसा है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सर्व नहीं करता? क्या कहा जा रहा है? कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज टू लिव टुगेदर, ये तो करता है भाई। गिव राइट टू सिटीजंस अगेंस्ट इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज, कीप इटसेल्फ स्टैटिक सो दैट स्ट्रक्चर इन सोसाइटी रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है। डेलिनेट द आइडियाज ऑफ, उन आदर्शों को निरूपण जिनका पालन करना है। डेलिनेट द आइडियल्स ऑफ अ कंट्री शुड अपहोल्ड, सही है। कीप इटसेल्फ स्टैटिक सो दैट स्ट्रक्चर्स इन सोसाइटी रिमेन अनचेंज्ड, नहीं यार। संविधान समय के साथ जरूरतों के हिसाब से बदलते रहता है, चेंज करने की जरूरत पड़ते रहती है, संरचनाओं को परिवर्तन करने की जरूरत पड़ते रहता है। तो इसका सही आंसर हमें देखने के लिए मिलेगा, मतलब कौन सा बिट डज नॉट सर्व टू, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द रॉन्ग आंसर। ठीक है। कीप इटसेल्फ स्टैटिक सो दैट स्ट्रक्चर्स इन सोसाइटी रिमेन अनचेंज्ड, गलत होगा। असेसमेंट इज मेड कंटिन्यूअसली इन एजुकेशनल सेटिंग्स। असेसमेंट इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स डूइंग अ नंबर ऑफ थिंग्स एट डिफरेंट टाइम्स। असेसमेंट इज मेड कंटिन्यूअसली इन एजुकेशनल सेटिंग्स, ठीक है, बात सही है। असेसमेंट इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स डूइंग अ नंबर ऑफ थिंग्स एट डिफरेंट टाइम्स। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, क्योंकि दोनों सही है। ठीक है। उसके बाद लाइक अदर सब्जेक्ट इन सोशल साइंस आल्सो लर्नर्स नीड टू बी एक्टिवली एंगेज इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज, बिल्कुल सही बात है, होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान में भी ज्ञान के सृजन के लिए बच्चों को सक्रिय जुड़ाव होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, सक्रिय जुड़ाव होना चाहिए। नेक्स्ट, सक्रिय जुड़ाव का अर्थ शरीर एवं दिमाग की गतिविधियों के साथ जुड़ा हुआ, हाँ सही है, लेकिन ये तर्क नहीं सही है। एक्टिव एंगेजमेंट रेफर्स टू एंगेजमेंट ऑफ बॉडी एंड माइंड, ये बात सही है। यहां सोशल, अरे भाई ये तो साइंस वाले बच्चे के लिए भी लागू हो रहा है ना ये बात, ये जो सही है सभी विद्यार्थियों के लिए लागू हो रहा है। ऊपर क्या कह रहा है? सामाजिक विज्ञान में ज्ञान के सृजन के लिए बच्चों का सक्रिय जुड़ाव होना चाहिए, ये भी बात सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे का पूरक नहीं है, ऐसा सही नहीं है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, बोथ ए एंड आर इज ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिटिकल साइंस सजेस्ट डायनेमिज्म दैट एंगेजेस विद प्रोसेसेस दैट प्रोड्यूसेस structures of domination and their contestations by social forces. Political science imagines civil society as a sphere where more informed, respective and responsible citizens could be produced. राजनीति शास्त्र परिवर्तन का परिचायक है, सत्ता की संरचना और सामाजिक बलों द्वारा उनके विरोध की प्रक्रिया। राजनीति शास्त्र एक ऐसे सभ्य समाज की कल्पना जो अधिक संवेदनशील, अवगत और उत्तरदायी नागरिकों का निर्माण करे। तो both statement 1 and 2 are true. Option number 1 is the right answer. If you want to introduce your students about difference between the Buddha statues made in Mathura style हो, दूसरा क्या ताक्षशिला गांधार स्टाइल हो, the most appropriate method would be discuss करोगे about picture in the textbook, taking a trip to the National Museum, interviews an architect, showing PowerPoint presentation based on above mentioned style. सिंपल तरीका, आप PPT प्रेजेंटेशन बना के ढंग से दिखाइए कि क्या चीज क्या है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन डज नॉट प्रमोट सोशल जस्टिस? सोशल जस्टिस क्या प्रमोट नहीं करता है? स्पेशल स्कीम गर्ल्स के लिए सोशल जस्टिस प्रमोट करता है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क सोशल जस्टिस है, प्रोहिबिशन ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होना चाहिए, कहीं ना तो कहीं सामाजिक वो न्याय प्रमोट करता है। स्पेशल पुलिस स्टेशन, देखो महिलाओं के लिए स्पेशल पुलिस स्टेशन जरूर है, ठीक है, एक तो कॉमन पुलिस स्टेशन है, महिलाओं के लिए हो सकता है, साइबर के लिए हो सकता है, लेकिन इस केस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि सोशल जस्टिस के बारे में बात हो रहा है। सामाजिक न्याय के लिए तुम अलग से पुलिस स्टेशन बनाओगे, उसी पुलिस स्टेशन में प्रोविजन है
और उसी पुलिस स्टेशन में लोग सब लोग जाके कॉमन प्लेस पे रिपोर्ट करवाएंगे और सारा कुछ रहेगा, अलग से पुलिस स्टेशन इज नॉट जस्टिफाइड। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया स्टडिंग सोशल साइंस एसोसिएटेड मोर विद गर्ल्स देन बॉयज। भारत में सामाजिक विज्ञान को लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के पढ़ने से ज्यादा जोड़ा जाता है, हो सकता है। दिस टाइप ऑफ अप्रोच टू सोशल साइंस इज इंडिकेटिव ऑफ पैट्रियार्कल एंड जेंडर बेस्ड सोसाइटी। यस, बिल्कुल सही बात है। बोथ ए एंड आर रीजन इज ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल सही बात है। A test is a form of assessment. A test is a form of assessment if it answers the question either in comparison with others or in comparison with the dominion of performance task. परीक्षण टेस्ट आकलन का एक रूप है, यह प्रश्न का उत्तर देता है दूसरों की तुलना में या प्रदर्शन कार्यों की क्या एक ज्ञान क्षेत्र की तुलना में। ठीक है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड ए इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, ठीक है। While teaching about government responsibility of providing health care, you decide to conduct a debate on whether the healthcare system is functioning properly or not. ठीक है, सरकार के आरोग्य अनुरक्षण प्रदान करने के विषय में वाद विवाद आयोजित करने का निम्नलिखित में से क्या वांछित लक्ष्य नहीं है। ठीक है, क्या लक्ष्य नहीं है आपका? इनहैंसिंग स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन इन क्लास, ये आपका लक्ष्य है। इंप्रूविंग स्टूडेंट्स एबिलिटीज टू सी एन इशू फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, ये आपका लक्ष्य है। ट्रेनिंग स्टूडेंट्स टू मेक यूज ऑफ सपोर्टिंग एविडेंस फॉर देयर क्लेम्स, बिल्कुल ये बात भी सही है। टीचिंग स्टूडेंट्स टू बिकम कॉम्पिटिटिव एंड विन एट एनी कॉस्ट, नहीं यार, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज द रॉन्ग आंसर। which of the following methods may be used for improving the national standards of social science education to meet the challenges of global competition? Identifying learner outcomes, ठीक है। Developing innovative and improved evaluation tools, सही बात है। Designing centralized, standardized and singular courses, मतलब ठीक है। Developing audio visual and multimedia interactive study material, ठीक है। A B D तो सेट बैठ रहा है, मैं तो जाऊंगा तो ऑप्शन नंबर 4 पर। ऑप्शन नंबर 4 A B D इज राइट आंसर। डिजाइनिंग सेंट्रलाइज स्टैंडर्डाइज एंड सिंगुलर कोर्स, एकदम केंद्रीकृत कर देना, नहीं यार ये तो गलत है, ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ टेस्टिंग? इट इज कैरीड आउट ऑन स्किल्स रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है। इट इज यूजुअली डन बाय पोजिंग अ सेट ऑफ क्वेश्चंस इन अ यूनिफॉर्म मैनर, ठीक है। इट इज अनसिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉर मेजरिंग द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग। तो देखो यार ए एंड बी तो ठीक है मेरे हिसाब से, ठीक है, हाँ ए एंड बी सही है। इट इज अनसिस्टमैटिक नहीं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल स्टडी सोशल साइंस बिकेम पार्ट ऑफ ऑफिशियल करिकुलम इन मॉडर्न इंडिया ओनली विद द बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ गांधी जी। द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन प्रोवाइडेड द ऑफिशियल रिकॉग्निशन टू द सब्जेक्ट सोशल स्टडीज साइंस at an all India level. Both statement 1 and 2 are right. Next question, democracy और equity should be taught. लोकतंत्र या समता को पढ़ाया जाना चाहिए only by covering these as knowledge areas, नहीं मतलब गलत बात है, by covering as knowledge areas but as part of classroom process, only by make these as part of classroom, नहीं, by covering as knowledge areas as well as part of classroom process। अगर यहाँ not लगा हुआ है ना, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, by covering as knowledge areas as well as part of classroom processes. Next, which of the following statement on markets are true? In weekly markets, things are available in cheaper rates because shop owners purchase directly from producers. Phone and internet shopping have caused loss to the neighborhood shops. ठीक है, ये बात तो सही है कि फोन एंड इंटरनेट शॉपिंग हैज, ठीक है, फोन ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह से जो आपके मोहल्ले में कॉलोनी में दुकान थी उसको नुकसान हुआ, नो डाउट। The goods sold in permanent shops are often costly because shop owners have to bear the एक्सपेंडिचर ऑफ रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, गवर्नमेंट फीस एक्सेट्रा, ये बात भी सही है। तो बी एंड सी तो सही है, ठीक है। इन वीकली मार्केट, साप्ताहिक बाजार में वस्तु सस्ती, दुकानदार सीधे, हाँ मतलब अक्सर देखोगे शुक्र बाजार, बुध बाजार, ये सब होता है, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर 4 ए बी एंड सी इज द राइट आंसर, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग एक्शन वुड नॉट बी हेल्पफुल इन एड्रेसिंग द मार्जिनलाइजेशन ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज? निम्नलिखित में कौन सी कार्रवाई किसी समुदाय के हाथीकरण को संबोधित करने में सहायक नहीं होगी? सोशल मूवमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसी, मेन स्ट्रीमाइजेशन, प्रोटेक्टिंग कल्चरल डाइवर्सिटी। आई थिंक निम्नलिखित में कौन सी कार्रवाई किसी समुदाय को, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 मेन स्ट्रीमाइजेशन, मुख्य धारा में समाहितीकरण करना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी हेल्पफुल इन एड्रेसिंग मार्जिनलाइजेशन ऑफ सर्टेन कम्युनिटी? सोशल मूवमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसी, प्रोटेक्टिंग कल्चरल डाइवर्सिटी। तो ये तो किसी भी कम्युनिटी को अगर आप मार्जिनलाइज कर रहे हो, किनारे कर रहे हो, तो ये 3 चीजें हेल्प करेंगी, ये नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वेंशनल सोशल साइंस टीचिंग एम्फसाइजेस लर्निंग अबाउट सोसाइटीज एंड टाइम्स विदाउट रेफरेंस टू द चाइल्ड एक्चुअल
lived experiences. Converting sets of social science facts into processes of social inquiry has been a major strength of the text based on NCF 2005. ठीक है. पारंपरिक सोशल साइंस शिक्षण बच्चे के वास्तविक जीवन के अनुभवों का कोई संदर्भ दिए बगैर समाजों, आई डोंट थिंक, लेकिन हाँ कहीं ना तो कहीं बात सही है. ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाऊंगा मैं. नहीं, हाँ मतलब ठीक है, बोथ ए एंड आर टू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ठीक है, कन्वर्टिंग क्या लिखा हुआ है, कन्वेंशनल सोशल साइंस टीचिंग एम्फसाइजेस लर्निंग अबाउट सोसाइटीज एंड टाइम्स और रेफरेंस टू चाइल्ड्स एक्चुअल लिव्ड एक्सपीरियंसेस. बिल्कुल सही बात है. पारंपरिक सोशल साइंस शिक्षण बच्चे के वास्तविक जीवन के अनुभवों का कोई संदर्भ दिए बगैर सारा पढ़ाई रहता है, कहीं ना तो कहीं समाजों और कालों के बारे में सीखने पर जोर देता है. ठीक है, सोशल साइंस के तथ्यों में को सामाजिक जांच पड़ताल की प्रक्रियाओं में बदलना पाठ्यक्रम एनसीएफ 2005 का एक प्रमुख मजबूत पहलू रहा है. ये बात भी सही है, लेकिन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है. ठीक है, तो आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन कंटेक्स्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इन इंडिया. मताधिकारों का प्रयोग बाय पीपल एक्सरसाइजिंग फ्रेंचाइज, लोगों द्वारा मताधिकारों का प्रयोग. ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प इन डेवलपिंग बेटर टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन सोशल साइंस क्लासरूम. डेवलपिंग ऑफ रेफरेंस लाइब्रेरीज, सही बात है. डेवलपमेंट ऑफ रेफरेंस लाइब्रेरीज होना चाहिए, सही बात है. क्रिएशन ऑफ फ्लेक्सिबल स्कूल टाइमिंग्स, मतलब ठीक है, विचार कर रहा हूं अभी मैं. एक्सेसिबिलिटी टू डिसमेंटिव टेक्नोलॉजीज ओनली, केवल प्रसार तकनीक तक पहुंच. नहीं यार, दिस इज रॉन्ग. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी तो जहां जहां है वो काट ही दो. ए बी डी सीधा. ठीक है, चौथा ऑप्शन मतलब सीधा बात दिख रहा है, कोई एक ऑप्शन गलत है, सीधे ऑप्शन से आंसर पहुंच जाओ. ए बी डी इज द राइट आंसर. इट वुड बी इजी टू प्रमोट इक्विटी एंड डेमोक्रेसी थ्रू अ क्लासरूम वेयर टीचर्स डू नॉट अलाउ चिल्ड्रन टू आस्क क्वेश्चंस. ऐसी कक्षा में समता एवं लोकतंत्र बढ़ावा देने में आसानी होगी जिसमें अध्यापिका बच्चों को प्रश्न नहीं पूछने देती है. ये तो गलत बात हुआ ना, प्रश्न पूछने दोगे तब तो होगा, तो ये तो गलत है कथन एक. नेक्स्ट, इट वुड बी डिफिकल्ट टू प्रमोट इक्विटी एंड डेमोक्रेसी थ्रू अ क्लासरूम वेयर वेरिंग ओपिनियंस आर एनकरेज्ड टू बी वॉइस्ड एंड डिबेटेड. अरे ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है जहां वेरिंग ओपिनियन है, डिबेट और डिस्कशन हो रहा है. बोथ आर रॉन्ग, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स. ठीक है, ऑप्शन नंबर 2. 89th question. It is important to share examples of plurality of people in a community in the social science textbook because सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में समुदायों में लोगों के अनेकत्व से जुड़े अनुभव साझा करना जरूरी है, क्योंकि इट फैसिलिटेट्स इन जनरेटिंग पोर्ट्रेल्स ऑफ लोकल कम्युनिटी. स्थानीय समुदाय के चित्र निर्माण में मदद करता है. Which of the following features of Indian Constitution does not allow the legislature and the executive to interfere in the work of the judiciary? ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर्स. ऑप्शन नंबर 4, सेपरेशन ऑफ पावर. तो ये थे टोटल इस पर्टिकुलर पेपर के क्वेश्चन. टोटल 60 क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया है. गूगल के प्ले स्टोर में जाइए, डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करिए एंड तमाम जो सीटेट से रिलेटेड आपको कंटेंट चाहिए, नोट्स चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, सब बहुत ही लो एंड अफोर्डेबल कॉस्ट पर डायरेक्टली आपको डेली बाइट्स के ऐप में मिल जाएगा. बाकी टीचर एजुकेशन के फील्ड से रिलेटेड कोई भी डाउट एंड क्वेरी है, आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम पर सर्च करिए एंड सभी मैं आपके डाउट एंड क्वेरीज को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा. नॉट जस्ट सीटेट, इवन फ्यूचर में कोई भी टीचिंग जॉब का आप एग्जाम दे रहे हो, उन सभी लेवल, सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं. एंड हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा होगा, उससे जरूर जुड़ जाइएगा. दैट विल बी ऑल. बेस्ट विशेज.